और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजगढ़ जिले का छोटा सा गांव हरिपुरा जागीर, जहां पर भक्त और भगवान का गजब का रिश्ता है। 100 साल की मंगी बाई के मन मंदिर में बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार। विदेशों की भव्यता, दुनिया की निगाहें, सुपर पावर्स के बीच विकासशील देशों की उम्मीदों का चेहरा, हेलो हाय के यूनिवर्सल संबोधन के बीच नमस्कार के आत्मीय अभिवादन और चरण स्पर्श की सनातन परंपरा का एकमात्र प्रतीक। नमस्कार। लेकिन रुकिए, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का छोटा सा गांव हरिपुर जागीर, जहां भक्त और भगवान का गजब का रिश्ता है। सरकार बंधु को मोकल दियो मार काटने, कोटियाट मजदूरी के मोकल दियो मारू लाल मार काटने। 100 साल की मांगी बाई पीएम मोदी को लाल भी बताती हैं और अपने बेटे को ही भगवान भी मानती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से प्रभावित मांगी अम्मा सिर्फ भगवान की पूजा ही नहीं करती, अपने मन की दीवार और घर की दीवार पर भी इस लाल की फोटो इस मां ने लगा रखी है। मांगी अम्मा अपने बेटे को सिर्फ पूजती नहीं, बल्कि चौक चौराहे दुकान पर ऊंचे स्वर में अपने लाल के बारे में बताती हैं। ढेर सारे पेट जाए बेटे जब नाकारा साबित हुए तो पीएम मोदी ने सहारा दिया। अम्मा मांगी बाई प्रधानमंत्री की वो योजनाएं भी गिनवाती हैं जिनकी बदौलत उनका दर्जा बेटे और भगवान का बना। भाषाई बंदिशों को लांघकर इस माँ को सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। बेटा भगवान ने मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। डाला की डाला 100 वर्ष की उम्र मारी मारो लाल मोदी जेल में तो खापा। अम्मा उन हजारों लोगों में से एक हैं जिनकी बातों में सोशल मीडिया का भ्रम नहीं, दिल से निकली दुआएं हैं, दिल से निकला भरोसा है, दिल से निकली प्रार्थना है, दिल से निकला रिश्ता है। और इस रिश्ते की खास बात ये कि इसे कमाना पड़ता है। विश्व शक्तियों के मंच पर स्वघोषित चौधरियों के बीच विकासशील देशों की एकमात्र उम्मीद है भारत के प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन साथ ही साथ गांव की गलियों में उन्होंने जो कमाया उसे सिर्फ वोटर, प्रशंसक, भक्त के चश्मे से देखना गलत होगा। उसके लिए रिश्ता बनाना पड़ता है। चलती रात करके हमारा मोदी 100 वर्ष की उम्र मारी, ये हमारा लाल चंद की जीत के कौन जीते तारी बुलाते जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये भगवान हमारा मोदी की जय, जय हो मोदी की जय। अपनी कॉमेडी से सबको गुदगुदाने वाले, छोटी सी उम्र में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर छा जाने वाले महासमुंद के जाने माने कॉमेडियन देवराज पटेल को एक हादसे ने हमसे छीन लिया। उनके जाने से हर कोई स्तब्ध है। खुद सीएम ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया। हेलो दोस्तों, यार छत्तीसगढ़ में 2 ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। अब काका सब बने। सचमुच दिल से बुरा लगता है जब कोई यूं अचानक छोड़कर चला जाता है। दिल से बुरा लगता है। केवल सुबह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले देवराज पटेल की दर्दनाक मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया है। उनकी टैगलाइन दिल से बुरा लगता है आज हर किसी की जुबान पर है और हर कोई उन्हें याद कर यही कह रहा है, अभी तो और हंसाना था, अभी तो और गुदगुदाना था। देवराज, आपका यूं जाना हमें दिल से बुरा लगता है। देवराज दिल से बुरा लगता है कहकर वायरल हो गए थे। इसके बाद उनसे छत्तीसगढ़ के सीएम ने मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक देवराज कॉमेडी वीडियो शूट करने रायपुर जा रहे थे। रास्ते में ही एक ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से घायल देवराज को बचाया नहीं जा सका। देवराज के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने उनके साथ बनाया एक वीडियो शेयर करते हुए देवराज को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने लिखा, दिल से बुरा लगता है से करोड़ों लोगों के बीच अपनी जगह बनाने वाले
हम सबको हंसाने वाले देवराज पटेल आज हमारे बीच से चले गए। लेकिन एक था सवाल पूछो काका, ते टीवी ज्यादा लाइट में एकदम स्मार्ट दिखता काका। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी देवराज के असामयिक निधन पर दुख जताया और ट्वीट किया। महासमुंद जिले के रहने वाले देवराज अपनी कॉमेडी से यूट्यूब पर बेहद मशहूर हुए। आलम यह था कि यूट्यूब पर उनके 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि उनकी जगह लोगों के दिल में थी। तभी तो उनके चाहने वालों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उन्हें अपने कॉमेडी से हंसाने और गुदगुदाने वाला आज यूं सबको छोड़कर चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। बूथ स्तर तक चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत बूथ को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेता बूथ तक जाने वाले हैं। बूथ स्तर पर पार्टी की स्थिति है, इसका जायजा लिया जाएगा कि हालात क्या हैं। चुनाव की रणनीति बनाएंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के अभियान पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत बनाने में जुट गई हैं और जब बात चुनाव की हो तो बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में बूथ को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के बारे में बताते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। बूथ की बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए। बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है और बूथ के माध्यम से ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग में इसकी शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश में किया जाएगा। कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के नेता बूथ जा रहे हैं, समितियां बनाई जा रही हैं। इसके बाद सबका प्रशिक्षण होगा, घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। बूथ लेवल तक हम सबको पहुंचना है, ना केवल मैं लेकिन हमारे सभी नेता लोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, प्रदेश लेवल के हैं, सभी लोग बूथ बूथ में जाकर देख रहे हैं कि हमारा कार्य कैसे हो रहा है, लोगों से संपर्क कैसे करना है। इसकी अभी कमेटियां बन रही हैं, हमारी समितियां। उसके बाद सबका प्रशिक्षण भी होगा और घर घर जाकर हमारे लोगों से बातचीत करेंगे, कर भी रहे हैं। आगे और इसकी गति बढ़ेगी ताकि लोगों से सीधा संपर्क हमारी पार्टी कर रहे। कांग्रेस के बूथ चलो अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली चलो करना चाहिए। मोहन मरकाम की कुर्सी खतरे में है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी की बात भी कही। आज से बूथ चलो अभियान शुरू हुआ है तो अब तक कहाँ चल रहे थे लोग? दिल्ली चलो था इसके पहले। बूथ चलो के पहले कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली चलो करना चाहिए। मोहन मरकाम जी की कुर्सी खतरे में है और कौन कौन तीसरे चौथी पंक्ति के नेता हैं उनके बीच में उठापटक है। तो अभी तो पहले वो अपने पाए मजबूत कर लेना। बूथ मजबूत है भाजपा का, उसके जाने से कुछ नहीं होगा। चुनावी साल में बूथ को मजबूत बनाने में पार्टियां जी जान से जुटी हैं। कांग्रेस बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। इस अभियान में सभी दिग्गज नेता शामिल हैं। हालांकि बीजेपी इस अभियान पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। समाज में शांति बनाए रखना, अपराध रोकना, अपराधियों पर नजर रखना और फरियादी को इंसाफ दिलाना, यह सारा काम पुलिस का होता है। लेकिन श्योपुर में पुलिस के काम पर उठ रहे हैं सवाल, क्योंकि ऐसा लगता है कि पुलिस फरियादियों के लिए नहीं, अपराधियों के लिए काम करने लगी है। देखिए, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। क्या दिखा आपको? एक बार फिर से गौर से देख लीजिए ये तस्वीर, क्योंकि इस वायरल वीडियो में सिर्फ एक वारदात कैद नहीं है, बल्कि कैद है पुलिस की मक्कारी, नाकारापन और सबसे अव्वल पक्षपात की पूरी कोशिश भी। हम ये क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले माजरा जान लीजिए। जिस जमीन पर ये ट्रैक्टर चलाने की कोशिश हो रही है वो जमीन एक मंदिर की है और जो शख्स इस जमीन पर ट्रैक्टर चलवा रहा है
वो है शराब ठेकेदार, उसका भाई और उसके साथी। ये पूरा घटनाक्रम श्योपुर के विजयपुर थाना इलाके के बिचपुरी गांव के पास खेतों का है, जहां ये दबंग पप्पू उर्फ दुर्गेश और काली उर्फ कुलेंद्र सिंह जादौन जबरन मंदिर की जमीन पर ढाबा बनाने की कोशिश में है। इस बात की खबर जब दिवंगत पुजारी की विधवा महिला को लगी तो वो अपनी बेटी के साथ खेत पहुंची और उसका विरोध करने लगी। और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। महिला को जमीन पर पटका गया, लात से मारा गया, कपड़े फाड़े गए और फिर जब सरपंच यहाँ मामले को शांत कराने पहुंचे तो उन पर भी कुल्हाड़ी और डंडे से हमला कर दिया, जिसमें महिला और उसकी बेटी और सरपंच तीनों को गंभीर चोट आई। लेकिन हैरानी देखिए, सबूत सामने है, आरोपी सामने है, क्या हुआ ये सब सामने है, फिर भी पुलिस ने दबंगों से पिटने वाली पीड़ित महिला और सरपंच पर ही केस दर्ज कर लिया। पुलिस की ये कारगुजारी, उसका रवैया बताने के लिए क्या काफी नहीं है? गांव के सरपंच का क्या कहना है, ये भी सुनिए जरा। शराब ठेकेदार दुर्गेश सिंह जादौन एवं कुलेंद्र सिंह जादौन द्वारा मंदिर की जमीन को लेकर मंदिर की पुजारी से झगड़ा हो रहा था। वो मंदिर की जमीन पर जबरदस्ती ढाबा बनाने एवं खेत को जोतने की कोशिश कर रहे थे। इसका विरोध जब महिला ने किया तो महिला को बुरी तरह से पीटा। जब मैंने दोनों का बीच बचा करने की कोशिश की कि आप ऐसे लड़ो मत, 4 पंचों में बैठकर मैटर सुलझा लेंगे, इतने में दोनों भाइयों ने मुझ पर कुल्हाड़ी और लठ से हमला कर दिया। साथ ही कुलेंद्र सिंह और दुर्गेश सिंह मौजूद बंदूक और पिस्टल लेकर मारने की धमकी दे रहे थे और साथ में कह रहे थे कि तुझे ऐसे केस में फंसाएंगे तो जिंदगी भर याद रखेगा। पुलिस के काम करने का तरीका सवालों के घेरे में है। 24 जून की शाम को पुलिस ने आरोपी दबंगों की शिकायत पर पीड़ित महिला पर केस दर्ज किया और फिर न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। तब जाकर अगले दिन यानी कि 25 जून की सुबह पुलिस ने पीड़ित महिला की तरफ से भी शिकायत ली, मामला दर्ज किया। पीड़ित पक्ष की तरफ से हुई शिकायत को एफआईआर में बदलने की देरी क्या पुलिस की मंशा पर सवाल नहीं है? क्यों पुलिस ने वीडियो होने के बाद भी आखिर पीड़ित पक्ष की नहीं बल्कि आरोपी पक्ष की तरफ से पहले एफआईआर दर्ज करी? हालांकि अब एएसपी साहब कहते हैं कि मामला दोनों तरफ से दर्ज कर लिया गया है। ये थाना विजयपुर में बिजपुरी गांव की घटना है। वहाँ 2 पक्षों में कल विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष महिला फरियादी है और उसमें भी जो दूसरा आरोपी परिवार है उनके ही परिवार के एक और वहाँ पे जो सरपंच हैं राघवेंद्र जादौन वो हैं। तो इस तरह से 2 पक्षों में कल विवाद हुआ था। उसमें महिला फरियादी है, उनकी रिपोर्ट पर 354 समेत तमाम धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें चूँकि दूसरी पार्टी के भी चोट थी तो इसमें क्रॉस कायमी की गई है। यानी 2 पक्षों क्रॉस कायमी है। उसमें कौन फरियादी है, जो फरियादी महिला है और भी उसमें लोग घायल हैं, उन सब की तरफ से उस प्रकरण में उनके नाम है और प्रॉपर धारा 324 भी लगी हुई है उसमें। तो इस तरह से उसमें क्रॉस कायमी है और जो रिपोर्ट की गई है वो मामला पंजीबद्ध किया गया है। किरकिरी होने, सवाल उठने और पक्षपात जैसे संगीन आरोपों के बीच पुलिस ने भले ही दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन इस मामले की शुरुआत में ही नजर आ रहा पुलिस के रवैये पर यह सवाल और भी बड़ा कर दिया है। इस मामले की जांच क्या पुलिस निष्पक्ष तरीके से कर पाएगी? न्यूज 18 के लिए दतिया से दीपक दंडौतिया की रिपोर्ट। वैसे तो यूं भी बेटियां किसी से कम नहीं होती और इसके लिए उन्हें कुछ हासिल करने या फिर बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर अपना दम दिखाकर वो हमारे समाज को वो आईना जरूर दिखाती हैं जिसमें बेटियों को हमेशा बेटों से कमतर आंकने की भूल की जाती रही है। धार की एक बेटी ने भी यही किया और अपना दम दिखाकर परिवार के साथ देश प्रदेश का नाम रोशन किया। मिलिए अनम खान से। पूरी ताकत से दबा दे। बढ़िया, बहुत अच्छे। एक नहीं 2, जी हां 2 गोल्ड मेडल। और ये कमाल किया है धार की वसंत विहार कॉलोनी की रहने वाली बिटिया अनम खान ने। कहां? कजाकिस्तान में। किस स्पर्धा में? ग्रैपलिंग एशियाई चैंपियनशिप में। दरअसल 21 से 24 जून तक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से कजाकिस्तान के अस्थाना में ये चैंपियनशिप हुई, जिसमें 2 गोल्ड मेडल अनम खान ने हासिल किए। लेकिन अनम के साथ ही धार के 7 अन्य खिलाड़ियों ने भी ग्रैपलिंग में कई पदक हासिल किए। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इस खेल का नाम ही पहली दफा सुना हो, तो आपको बताएं कि ग्रैपलिंग और रेसलिंग यानी कि कुश्ती में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये भी वैसे ही खेला जाता है जैसे कुश्ती का खेल होता है। हाँ, नियम थोड़े से अलग होते हैं। वैसे अनम भारत की पहली ग्रैपलिंग खिलाड़ी हैं
और मैदान में उतरते ही उन्होंने अपना जलवा भी दिखा दिया है। तभी तो इंदौर में खेल प्रेमियों ने राजवाड़ा तक एक विशाल चल समारोह निकाला और इस जीत को सेलिब्रेट किया। यहाँ पे अगर सर नहीं हमको बताते, ग्रैपलिंग सिखाते नहीं, तो अभी इंडिया में भी किसी को पता ही नहीं है ग्रैपलिंग होता क्या है। तो ये सर ने सिखाया, उसी की वजह से ही हम आगे जा पाए। आगे फ्यूचर को लेके क्या? हाँ? फ्यूचर को लेके आगे क्या है? फ्यूचर आगे और मैं और मेहनत करूंगी और आगे कंटिन्यू ओलंपिक में जाने की ट्राई करूंगी। अब जाहिर है बिटिया के कारनामे से घर परिवार के लोग तो खुश होंगे ही, माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे। कोच भी कामयाबी का श्रेय अनम की मेहनत को देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता। और जो उसने मेहनत करी है, उसके गुरुजी ने मेहनत करी, अनुपाल सर ने मेहनत करी उसके लिए, और उसने खुद ने भी मेहनत करी, इतना तो सवाल ही नहीं है। हम लोग भी बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी इस देश के कुछ काम आ सकी, इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं मेरे लिए। और मैं इसका सारा श्रेय इस स्कूल DWPS और उनके गुरु अनुपाल सर को दूंगी। मेरा बेटी के लिए क्या बोलना चाहेंगे फ्यूचर के लिए? उसका ये कि सर जितना वो आगे जाना चाहेगी हम पूरी तरह से सपोर्ट करके भारत देश के लिए उसको आगे जाने देंगे। धार करना ये भारत देश के लिए अपने लिए बहुत गर्व की बात है। हम वहाँ सोच रहे थे कि हमारे जो राष्ट्रीय गीत है वो यहाँ पे कब बजेगा। हम यही सोच के गए थे कि राष्ट्रीय गीत एक बार तो हमारा बजना चाहिए यहाँ पे, कि जिस हिसाब से वहाँ पे खिलाड़ी उन्होंने आए थे वो हमारे मतलब बहुत छोटा सा लग रहा था। हम तो उनके आगे एकदम जरा से बच्चे लग रहे थे, लेकिन एक हमको सहारा था कि एक आधा मेडल तो हमको जरूर मिलेगा। और इसी के आधार पर हमको 2 गोल्डन मेडल जीत लिए। जैसे कि कोच अनुपाल जी ने बताया कि भारत पूरे विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर रहा है, तो वो एकमात्र धार के कारण रहा है। और ग्रैपलिंग में मैं अनुपाल जी से 3 साल से इस ग्रैपलिंग के मामले में बदनाम में भी आप प्रैक्टिस कराते हैं, धार में भी कराते हैं, और निरंतर जो निष्ठा से प्रैक्टिस कराते हैं उसी का परिणाम है। अनम अब पूरे देश का मान बन चुकी हैं। उनकी इस कामयाबी पर हर भारतवासी को गर्व है, लेकिन उनका लक्ष्य तो ओलंपिक गेम्स हैं। और यकीनन वो दिन दूर नहीं जब छोटे से शहर की बिटिया बड़े मंच पर सोने का तमगा हासिल कर देश और तिरंगे का मान फिर से बढ़ाने वाली है। नवीन मेहर, न्यूज़ 18, धार। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा समर्थित गैर सरकारी संगठनों के 3400 वंचित बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने इंटरनेशनल ब्रॉडवे म्यूजिकल द साउंड ऑफ म्यूजिक का मजा उठाया। ये शो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया था। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने ये शो बच्चों को समर्पित किया। वीकेंड पर इन 2 बेहद खास शो में रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई के विभिन्न स्थानों से 3400 बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित किया था। इनमें विशेष रूप से कई दिव्यांग बच्चे भी शामिल थे। एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर ऑल द्वारा समर्थित 18 गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ रिलायंस के कर्मचारियों और स्वयं सेवकों ने भी इस पहल को सफल बनाने में योगदान दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।